ठीक। कल आपने संधि का एक भेद स्वर संधि और स्वर संधि के 5 प्रकारों को देखा। दीर्घ स्वर संधि में ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद अगर ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री आता है तो दोनों की जगह पर दीर्घ हो जाता है। दीर्घ मतलब आ ई और ऊ हो जाता है। इसी तरह से गुण में आपने देखा, गुण स्वर संधि में आ के बाद ई ऊ या री आए तो ई का य, ऊ का व और री का अर हो जाता है। ठीक है, यही था ना। और वृद्धि स्वर संधि में अ या आ के बाद ए आए तो दोनों की जगह पर ओ आए तो दोनों की जगह पर ओ हो जाता है। यण स्वर संधि में आपने देखा ई ऊ और री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ई का य, ऊ का व और री का र हो जाता है। इसी तरह से अयादि स्वर संधि में आपने देखा ए ओ औ स्वरों के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ का आओ हो जाता है। तो अब हम व्यंजन संधि की बात कहते हैं। इसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और द्वितीय वर्ण स्वर या व्यंजन हो। द्वितीय वर्ण मतलब दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन हो तो व्यंजन संधि होता है। अब जैसे वाक धन ईश, वाक धन ईश क्या हो जाएगा? वागीश। यहाँ पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? व्यंजन है, क है। अगर क में अ होगा तो व्यंजन नहीं होगा, व्यंजन तो होगा लेकिन उसमें स्वर होगा। संधि की दृष्टि से उसका वर्ण जो है स्वर हो जाएगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो है वह ई है। तो ये दोनों मिलकर वागीश बन जाते हैं। क की जगह पर ग हो जाता है। नियम आप देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। इसी तरह से सत धन जन, क्या हो जाएगा? सज्जन। ये दोनों तरह का उदाहरण है। हमने क्या बताया? अगर व्यंजन के बाद स्वर आता है या व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आता है। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा व्यंजन के बाद स्वर आया और यहाँ व्यंजन के बाद व्यंजन आया। अब ये व्यंजन कैसे आया? ज को अगर हम अलग करेंगे तो ज धन अ हो जाएगा और ज का स्वर बाद में आ जाएगा, ज पहले हो जाएगा। इसलिए दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो है वह व्यंजन है और पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी व्यंजन है। तो दोनों व्यंजन मिलकर जब हम संधि करते हैं तो सज्जन हो जाता है। ठीक है, ये व्यंजन संधि को पहचानना है तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो या पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन हो तो व्यंजन संधि कहलाएगा। ठीक है, स्पष्ट हो गया? हम व्यंजन का जो रूप सीखते हैं उसमें अ सम्मिलित होता है। जब हम क कहते हैं तो इसमें अ है, लेकिन मूल व्यंजन क्या है? ये मूल व्यंजन है। जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें अ को जोड़ लेते हैं तभी उच्चारण हो पाता है। अगर हम स्वर उसके साथ नहीं जोड़ेंगे तो उच्चारण नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
अब व्यंजन संधि के जो नियम हैं वो अब एक एक करके देखिए। पहला नियम यह है, यदि वर्ण के पहले वर्ण वर्ग के पहले वर्ण, ये समझ में आता है ना, हर वर्ग का पहला वर्ण क च ट त प, क च ट त प हल होगा। अगर व्यंजन आएगा संधि में तो वो व्यंजन संधि में हल होगा, तभी वो व्यंजन संधि होगा। क च ट त प का किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे व्यंजन, तीसरा व्यंजन कौन होता है? ग ज ड द ब, या चौथे वर्ण घ झ ढ ध भ, हर वर्ग का चौथा वर्ण, या अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य र ल व के साथ मेल होने पर, अगर मेल होता है तो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। आप देख रहे हैं कि क च ट त प वाक क है, और नियम क्या कहता है? क च ट त प के किसी स्वर, तो किसी स्वर वाला फंडा यहाँ आ गया, तो स्वर है ई। अगर आता है तो ये वर्ण जो है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होता है, और इसी नियम से ये वागीश बना है। बात समझ में आ रही है ना? और हम उदाहरण देते हैं, जैसे दिक् धन गज, क्यों सरक नहीं रहा यार? दिक् धन गज, नियम क्या कहता है? क च ट त प के बाद कोई स्वर हो, या ग ज ड द ब हो, या घ झ ढ ध भ हो, या अंतस्थ व्यंजन य र ल व हो, तो ये जो है अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? दिग्गज। अब क का अगर ग बनेगा तो ग भी आधा ही बनेगा, ऐसा नहीं कि ग पूरा हो जाएगा। दिक् धन गज दिग्गज। क च ट त प के बाद यहाँ तीसरा वर्ण आया हुआ है ग ज ड द ब में से, इसलिए वह अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा, और क वर्ग का तीसरा वर्ण ग है। ठीक है? इसी तरह दिक् धन अंत, दिक् धन अंत क्या हो जाएगा? दिगंत। यहाँ आधा ग होगा, आज आके उसमें जुड़ जाएगा और दिगंत हो जाएगा। ठीक है? दिक् धन विजय, यस, दिक् धन विजय, दिग्विजय। इसी तरह से वाक धनी, इसका पहले उदाहरण दे दिए हैं। अब अच धन अंत, अच धन अंत क्या हो जाएगा? अच धन अंत, क च ट त प के बाद कोई स्वर आए, या फिर ग ज ड द ब, या घ झ ढ ध भ आए, या अंतस्थ व्यंजन आए, तो यहाँ स्वर आया हुआ है। क च ट त प के बाद च के बाद अ आया हुआ है स्वर, तो फिर क्या हो जाएगा? च अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में परिवर्तित हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? अजंत। ठीक है? षट धन आनन, क्या हो जाएगा?
षडानन ट जो है अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में परिवर्तित होगा। षडानन। उत्धन योग। यहां त के बाद अंतस्थ व्यंजन आया है तो क्या हो जाएगा? त वर्ग अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में परिवर्तित होगा तो क्या हो जाएगा? उद्योग। बात समझ में आ रही है ना? सत धन भावना। क च ट त प के बाद घ झ ढ ध भ आ गया। फिर अपने ये तीसरे व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में परिवर्तित हो क्या होगा? सद्भावना। अपधन धी। इसमें जितने भी उदाहरण लिए गए हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अपधन धी। अब बताइए क्या होगा इसका? अवधि। प जो है अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में परिवर्तित होगा। अवधि का मतलब क्या होता है? अवधि का मतलब क्या होता है? यस। पानी के जितने भी पर्यायवाची हैं उसमें धी लगा दीजिए या निधि लगा दीजिए तो समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है। तो यहाँ अब का मतलब पानी होता है और धी उसमें लग गया, अवधि समुद्र हो गया। तो अपधन धी बराबर अवधि। यहाँ प जो है अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में परिवर्तित हो गया। सुपधन अंत। क च ट त प के बाद कोई स्वर, यहां पर स्वर है अगर आता है तो वह व्यंजन क च ट त प अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाएगा? सुबंत। ये सारे उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट हैं और प्रायः इन्हीं उदाहरणों में से पूछा जाता है। भाई एग्जामिनर है, इसके अलग हट के कुछ पूछ दिया तो बात अलग है। वो तो एग्जामिनर है, उसको तो पूछना है, उसे तो विद्यार्थियों को अपने जाल में फंसाना है। वो ऐसा जाल फेंकता है कि आप उलझें। आपका काम है कि उस जाल के फंदे को काट कर निकलें। तो उसके लिए अध्ययन जरूरी है, उद्योग जरूरी है। अब दूसरा नियम। पहला नियम क्या था? पहला वर्ण जो है स्वर या अंतस्थ आता है तो क च ट त प के बाद ग ज ड द ब घ झ ढ ध भ या अन्य कोई स्वर अथवा अंतस्थ व्यंजन आता है तो क च ट त प अपने वर्ग के तीसरे वर्ण ग ज ड द में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक? बोलने की बात तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो आपका संधि जो है गलत नहीं होना चाहिए। नियम 2, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से होता है, किससे? किसी अनुनासिक वर्ण से होता है तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा होता है? य न य न म, पंचमाक्षर। यस, हो जाता है। ये सब हल रहेंगे, अगर आप लिख रहे होंगे तो हल रहेंगे। जैसे वाक धनमय, दूसरा नियम है वाक धनमय। क्या नियम क्या कह रहा है? क च ट त प के बाद
अगर किसी अनुनासिक वर्ण से मेल होता है तो जो पंचमाक्षर हैं वही अनुनासिक वर्ण भी है ना। इसमें कंफ्यूज मत होना कि अनुनासिक वर्ण की जगह अगर पंचमाक्षर कह दिया तो आप कंफ्यूज हो गए। जो पंचमाक्षर है वही अनुनासिक वर्ण भी है। तो अब अगर अनुनासिक वर्ण आता है तो ये क्या होगा, कचट तप क्या करेगा, अपने वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तित होगा। तो क वर्ग का 5वां वर्ण क्या है, ङ है। तो वाङ्मय। ये बराबर ध्यान रखिएगा कि क हल है तो ङ भी हल होगा। पहला जो कचट तप आएगा वो हल रहेगा, तो जो उसकी जगह लेगा वह भी हल ही होगा। दूसरा है षट धन मुख। कचट तप ट है और ये अनुनासिक वर्ण म है, क्या हो जाएगा, वर्ग जो है अपने वर्ग के 5वें व्यंजन में परिवर्तित हो जाएगा, षणमुख बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह से जगत धननाथ, क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। देखिए हम शब्दों की संधि तो कर लेते हैं, नियम नहीं पता होता क्यों हो गया, उसकी जानकारी यहाँ आपको हो जाएगी। तो और रहा सवाल ये कि अगर आपको परीक्षा में विकल्प दे दिया जगन्नाथ कौन सी संधि है, लेकिन आपको संधि विच्छेद करने आना चाहिए, तब तो आप बता पाएंगे जगत धननाथ। अब वहाँ स्वर व्यंजन और विसर्ग लिख दिया और इसमें से कोई नहीं, तो फिर कौन सा संधि होगी, हैं? क्यों व्यंजन नहीं होगा भैया? जगत धननाथ आप करेंगे तो त जो है पहले आ रहा है, व्यंजन है, व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो रहा है, तो व्यंजन संधि हुआ कि नहीं हुआ? अभी बेटा बिना परीक्षा के जब इतना दिमाग गड़बड़ा रहा है तो परीक्षा में तो जो है टेंस में रहते हैं। चित्त धनमय, क्या हो जाएगा, चिन्मय। त के बाद म आया है, नासिक वर्ण आया है और तवर्ग जो है अपने आखिरी व्यंजन में परिवर्तित हो जाएगा, चिन्मय। बात समझ में आ गई? कचट तप का अगर किसी पंचमाक्षर से मेल होता है तो कचट तप अपने वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएंगे। ठीक है। तीसरा नियम, किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल यदि छ से होता है, छ वाला छ, तो च का आगम हो जाता है। किसी भी ह्रस्व स्वर मतलब ई उ अ ई उ, ह्रस्व स्वर या आ, एक दीर्घ भी है आ का मेल किससे होता है, छ से होता है। छ से जब होगा तो क्या हो जाएगा, च का आगम हो जाएगा। च मतलब हल होगा। जैसे स्वधन छंद, तीसरा नियम है, स्वधन छंद क्या होगा, स्वच्छंद। ये च का आगम हो गया। आगम का मतलब अतिरिक्त जुड़ जाता है, आगम का मतलब वो आ जाता है।
बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप आ जाता है। इसी तरह से परिधन छेद, परिधन छेद क्या होगा? परिच्छेद, बिल्कुल सही। अगर परिच्छेद कौन सी संधि है पूछा तो आपको संधि विच्छेद करने आना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे। या फिर रटा रुटाया है तो अलग बात है। तो रटना तो संधि व्याकरण में प्रायः रटने की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर समझ गए हैं तो ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल पुनरावृत्ति की जरूरत पड़ती है। तो परिधन छेद, परिच्छेद, यहाँ चय का आगम हो गया। इसी तरह से अनुधन छेद, अनुच्छेद, और अगला है आधन छादन। मैं तो पढ़ाने के बाद भूल जाता हूँ, आपको परीक्षा देनी है इसलिए याद रखिएगा। अब चौथा नियम देखिए। चौथा नियम है त का, और इसमें इसके 5 उपनियम हैं। त के बाद अगर लय आता है, त के बाद अगर लय आता है तो त ल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उत धन लास, उल्लास, बिल्कुल सही। तत् धन लीन, तल्लीन। त के बाद अगर ल आता है तो त जो है ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। दूसरी स्थिति यह है, अगर त के बाद ज झ हो तो त के बाद ज झ हो तो त ज में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सत धन जन, सत धन जन क्या हो जाएगा? सज्जन। त के बाद ज है और त ज में परिवर्तित हो गया। इसी तरह उत धन ज्वल, उज्ज्वल लिखने में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। उज्ज्वल लिख देते हैं। ज्योत्सना और उज्ज्वल ये बार बार पूछे जाते हैं शब्द, और इसके लिखने में प्रायः लोग गलती करते हैं। तो एग्जामिनर भी समझता है कि कहाँ लोगों को समझ में नहीं आता है, वही वही शब्द पूछता है। उत धन झटिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। क्या हो जाएगा? उज्झटिका। तीसरा नियम यह है त का कि त के बाद ट ड हो तो, त के बाद ट ड आए तो त जो है वह ट ड में बदल जाता है। त के बाद ट ड हो तो
त क्रमशः ट ड में बदल जाता है। क्रमशः का मतलब समझ में आया? त के बाद अगर ट है तो ट में बदल जाएगा, और त के बाद अगर ड है तो ड में बदल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो बृहत धन टीका, बृहत धन टीका क्या हो जाएगा? बृहत टीका। इसी तरह से उत धन डयन। अब देखिए यहां ड है तो त ड में बदल जाएगा। उड्डयन, त के बाद ट है तो ट में बदल गया, त के बाद ड है तो ड में बदल गया। अगला नियम है त के बाद यदि श हो तो दोनों जगह परिवर्तन होगा। त के बाद यदि श हो तो त का च और श का छ हो जाता है। उत धन श्वास क्या होगा? त का च श का छ, तो उत श्वास। ये आधा है तो छ भी आधा है, त आधा है तो च भी आधा है। ऐसा नहीं कि आधा आया है तो पूरा कर दोगे उसको, फिर गलत हो जाएगा। त के बाद अगर श आता है तो त च में बदलता है और श छ में बदलता है। सत धन शास्त्र, सच्छास्त्र। बात समझ में आ रही ना? यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्लास में आपका। अगर यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप घर में जाकर पढ़ेंगे, किसी भी किताब से पढ़ेंगे तो आपके बात समझ में आ जाएगी। वरना किताब में तो सब लिखा हुआ है, क्लास की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यदि त के बाद च छ हो तो त का च हो जाता है। त के बाद च छ हो तो त का च हो जाता है। जैसे उत धन चारण, उत क्या है? उपसर्ग है। और चारण, चारण का मतलब भाट। भाट जो राजाओं की प्रशस्ति किया करता था उसे चारण कहते हैं। बिल्कुल अलग अर्थ है, लेकिन जब इसको उत जोड़कर संधि कर देते हैं तो क्या हो जाता है? उच्चारण। उस भाट से कहीं कोई संबंध है? इसीलिए कहा जाता है कि अगर उपसर्ग किसी शब्द के साथ जुड़ता है तो अर्थ को ऊंचा उठा देता है, उसको उत्कर्ष प्रदान कर देता है, या फिर उलट देता है, विलोम बना देता है। जगत धन छाया, क्या हो जाएगा? जगत छाया। अरे भाई त का च ही तो हो रहा है ना,
और तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसमें था दोनों पक्ष में परिवर्तन हो रहा था, त का च और श का छ हो रहा था, लेकिन यहाँ केवल त का च होगा। सत धन चरित्र, सच्चरित्र, सच्चरित्र दुष्चरित्र पढ़ते रहते हैं, लेकिन अपने को पता नहीं कि उसका विच्छेद कैसे होता है। अगर विच्छेद नहीं मालूम होगा तो फिर आपका अनुमान गलत हो सकता है। अब आखिरी नियम है, त के बाद यदि ह है तो क्या होगा। त के बाद यदि ह है तो क्या होगा। त के स्थान पर द हो जाएगा और ह के स्थान पर ध हो जाएगा। यहाँ भी दोनों पक्ष में परिवर्तन है। तत् धन हित, तत् धन हित, नियम क्या कह रहा है। त के बाद ह है तो त द हो जाएगा और ह ध हो जाएगा। क्या बनेगा, तद्धित। तद्धित आप ऐसा भी लिख सकते हैं, तद्धित आप ऐसा भी लिख सकते हैं। यह भी संयुक्त व्यंजन है, दो संयुक्त है, लेकिन आपको यहाँ लगता है कि ध आधा है, लेकिन ध आधा नहीं है, द आधा है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। अब अगला नियम व्यंजन संधि का है, यदि शब्द में र, री, श के बाद न हो, र, री और श के बाद न हो तो न ड़ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे परिधन नाम, क्या होगा, परिणाम। दूसरा शब्द है प्रधन मान, प में र है, उसके बाद अगर न आता है, यहाँ जो है ठीक बाद नहीं है, यहाँ नियम जो है थोड़ा सा शिथिल लगता है। न है लेकिन बाद में है, एक वर्ण के बाद है, लेकिन यह भी परिवर्तित होता है, प्रमाण हो जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखना, ये अपवाद टाइप का लग रहा है। इसी तरह से ऐसा ही उदाहरण एक और है, राम धन अयन, रामायण। आप देखते होंगे कि गांव में लगभग लोग रामायण नहीं बोलते, रामायण बोलते हैं। भूष धन अन्न,
भूषण, भूषण का अर्थ तो मालूम होगा, नहीं मालूम है? भूषण में आ उपसर्ग लगा दो क्या हो जाएगा? आभूषण का मतलब गहना। भूषण भी सुशोभित करने वाला, भूषित करने वाला, और आभूषण लगेगा तो थोड़ा सा उसका अर्थ और ऊपर उठ जाता है। तो यहाँ पे भूषण में जो भूष है वो पूरा रहेगा? ये पूरा है, इसमें नियम में ही लिखा है री र श के बाद, री र श के बाद यदि न आता है तो वह ड़ में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे श के साथ जो आ है और द्वितीय पर जब प्रथम वर्ण अ, दोनों मिलके आ में परिवर्तित नहीं होंगे? वो दीर्घ संधि होता तब हो जाता है। लेकिन रामायण में आ में परिवर्तित हुआ है। भूषण है। नहीं, ये संधि ऐसी ही है, इसमें कुछ छुआ नहीं जा सकता। मैं थोड़ा सा ठिठका जरूर था कि ये भी हल होना चाहिए था, लेकिन जो किताबों में दिया है वहाँ हल नहीं है, तो थोड़ा सा आप इसका ध्यान रखेंगे। यह नियम थोड़ा सा मुझे भी डाउट पैदा कर रहा था, लेकिन अब जो किताब में लिखा है उसको तो नहीं बदल सकते। वो भी प्रामाणिक किताबों से मैं लिया हूँ, ऐसा नहीं है कि अजय माला टाइप का चलते हुए किताबों का हो। अगला नियम है म का मेल किसी भी व्यंजन वर्ण से होने पर, म का मेल किसी भी व्यंजन वर्ण से होने पर क से लेके म तक म उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। समझ में आ रहा है? म का मेल क से म तक किसी भी व्यंजन से अगर मेल होता है तो वह उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। जैसे समधन कलन, समधन कलन क्या हो जाएगा? क का पंचमाक्षर क्या है? न है, तो यह उसी में बदल जाएगा संकलन। अब आप चाहें तो इसको संकलन ऐसा भी लिख सकते हैं। इसी तरह से समधन गति, समधन गति क्या हो जाएगा? संगति। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं संगति। समधन चय, अब ये स्पष्ट हो गया होगा। यह म यहाँ ङ में परिवर्तित हुआ, ये म ङ में परिवर्तित हुआ, क्यों? क्योंकि यह भी कवर्ग का है, यह भी कवर्ग का है। अब चवर्ग आ गया, च चवर्ग का है, इसलिए चवर्ग का अंतिम व्यंजन आएगा। ये
संचय। परम धन तू, परंतु, परंतु नहीं भाई, छोटा ऊ है। समधन पूर्ण, अब क्या होगा? पवर्ग है इसलिए संपूर्ण। बात समझ में आ गई? अगर म का मेल किससे होता है? क से म तक किसी व्यंजन से होता है तो वह अपने वर्ग के 5वें व्यंजन में परिवर्तित हो जाएगा। म जो है क के कवर्ग के 5वें व्यंजन में, यहाँ म कवर्ग के 5वें व्यंजन में, यहाँ म चवर्ग के 5वें व्यंजन में, यहाँ म तवर्ग के 5वें व्यंजन में, यहाँ म पवर्ग के 5वें व्यंजन में। तो म का योग अगर किसी व्यंजन से होता है, क से म तक कोई भी व्यंजन आता है, तो म जो है आने वाले व्यंजन के, जो सामने व्यंजन है उसी के वर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा, 5वां अक्षर हो जाएगा। दिमाग में बैठ गई बात? आपके समझ में आई? म का मेल, अगला नियम है, म का मेल यदि य र ल व श श स ह से हो तो म अनुस्वार ही रहता है। म का मेल य र ल व श श स ह से हो तो म का अनुस्वार ही रहता है, अनुस्वार हो जाता है वो। जैसे समधन योग, संयोग, समधन रक्षक, संरक्षक, समधन विधान, समधन शय, संशय, समधन सार, समधन हार, बात समझ में आ गई? म के बाद य र ल व श श स ह आता है तो म का म अनुस्वार ही रहता है। सर संस्कृत कौन से नियम में आएगा? संस्कृत कौन से नियम में आएगा? उसका भी विच्छेद संयुक्त रीति होगा।
इस नियम में फिट नहीं हो रहा है तो। हेलो, हाँ मिश्रा जी, हेलो, कहाँ हो भाई? अच्छा, ये संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होगा? सम उपसर्ग पूर्वक कौन सी धातु है? क्री। तो इसमें आधा स कहां से आया फिर? आधा स कहां से आया? अरे भाई, सम उपसर्ग है, ठीक है, सम उपसर्ग है, अगर क्री धातु है तो इसको संधि करेंगे तो संस्कृत कैसे होगा? हाँ, हाँ, तो समधन सुधन क्री होता है। अच्छा अच्छा, इसमें संधि नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है यार, मैं जो है फंस गया भाई वहीं, तो मैं बोला संस्कृत वाले से ही संपर्क किया जाए। अच्छा अच्छा, जी जी जी, ठीक है सर, नमस्कार। इसमें संधि नहीं है भाई, ये प्रकृति और प्रत्यय मिलकर बना हुआ है, उसमें सम और क्री है, सम उपसर्ग है, क्री धातु है, इससे मिलकर बना है। और उन्होंने बड़ा लंबा सूत्र बताया, सु का स कहाँ से आया है, तो कोई सु आता है बीच में और उसमें ऊ का लोप हो जाता है और आधा स बच जाता है, तो लेकिन ये संधि नहीं है, ठीक है। इसको समयोपकृत नहीं लिखेंगे, समयोपकृत नहीं लिखेंगे। सम उपसर्ग है यहाँ और क्री धातु है, तो यह प्रकृति और प्रत्यय से बना हुआ शब्द है, इसमें संधि नहीं है, जैसा संस्कृत के विद्वान ने बताया। ये पूरी तरह संस्कृत की चीज है।
अब मैं भी इतना बोल पाता हूँ इसलिए कि मैं भी बीए तक संस्कृत मेरा विषय रहा है, तो थोड़ी सी समझ है, बाकी तो म के बाद य आने पर कोई परिवर्तन नहीं, म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। म के बाद अगर म ही आता है तो फिर उस म में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे सम धन मान, कोई परिवर्तन नहीं, ऐसे ही जुड़ जाएगा सम्मान। और समधन मति, समधन मति, सम्मति, सबको सम्मति दे भगवान। म के बाद मैं आता है तो कोई परिवर्तन नहीं है। अगला नियम है स से पहले अ आ से भिन्न स्वर हो तो, स्वर हो लेकिन अ आ से भिन्न हो, तब क्या हो जाता है? स का श हो जाता है। श का सरौता वाला स का षटकोण वाला स हो जाता है। विधन सम, विधन सम, अ आ से भिन्न स्वर है ई, और यहां स आया है तो यह स जो है किस में बदल जाएगा? षटकोण वाले स में बदल जाएगा, विषम हो जाएगा। विधन साद, विषाद, सुधन समा, सुधन समा, सुषमा, अभिधन सेक, अभिषेक, ऐसे ही निधन सेध, उदाहरण मैं इसलिए नहीं छोड़ रहा हूं कि यही सारे इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं। निषेध, तो भाई ये व्यंजन संधि के इतने नियम हैं, और भी हो सकते हैं, मुझे जितने मिले हैं वो इतने ही हैं। अब विसर्ग संधि, विसर्ग संधि की क्या स्थिति है? उसका पहला नियम, पहले तो आप ये जान लीजिए विसर्ग का उच्चारण किस रूप में किया जाता है? ह के रूप में किया जाता है। अह में तो अ भी है, विसर्ग का उच्चारण ह के रूप में किया जाता है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन जब आता है और उन दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निधन आहार, क्या हो जाएगा? निधन आहार क्या हो जाएगा? निराहार। अब इसमें जो है एक ये भी है, दूसरा ये आ उपसर्ग है और ये धातु है।
आ उपसर्ग लगा इसमें। अब देखिए ये हार मूल शब्द है, इसमें आ जोड़ दिए तो आहार हो गया, वी जोड़ दिए तो विहार हो गया। वो बिहार पटना वाला बिहार नहीं, विहरण करने वाला बिहार। सम उपसर्ग जोड़ दिए तो संहार हो गया, प्र उपसर्ग जोड़ दिए तो प्रहार हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम उपसर्ग जोड़ते जा रहे हैं अर्थ परिवर्तित होते जा रहा है। एक तो यहाँ विहार है, फिर यहाँ प्रहार है। विहार मतलब विहरण करना और प्रहार मतलब मारना, दोनों में कितना फर्क हो गया। और संहार, पूरे के पूरे लोग साफ संहार हो गया। और आहार कहाँ, भोजन करने की चीज है। तो उपसर्ग के प्रयोग से किस तरह से अर्थ में परिवर्तन होता है। तो पहला नियम यह है भाई कि यदि विसर्ग के पहले अ हो, बाद में अ अथवा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में अ अथवा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। उदाहरण से समझ में आएगा। मनः धन अनुकूल, नियम क्या कह रहा है, विसर्ग के पहले अ हो तो है अ, न में अ है कि नहीं है। उसके बाद अ हो या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य र ल व ह हो, तो यहाँ अ है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, विसर्ग जो है ओ में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनोनुकूल। अधः धन गति, क्या हो जाएगा, अधोगति। पयः धन द, क्या हो जाएगा, पयोद। पयोद मतलब बादल। मनः धन योग, मनः धन योग, मनोयोग। इसी तरह से मनः धन रथ, मनः धन हर, मनोहर। आप देख रहे हैं यह रह, इधर तीसरा व्यंजन का भी है और अ का भी, सबका उदाहरण है। तो इस तरह से जब विसर्ग के पहले अ हो और बाद में अ तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो अथवा य र ल व ह हो तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए इसका अपवाद भी है।
अंतर्धन धान, अंतर्धन धान, ये अपवाद है। क्या हो जाएगा? यह कहां से आ गया? ये शुद्ध करने के लिए आता है, और सबके दिमाग में अंतर ध्यान ही है, और शुद्ध है अंतर्धान। पुनः धन जन्म, नियम के अनुसार क्या होना चाहिए था? पुनर्जन्म होना चाहिए था, अंतोधान होना चाहिए था, लेकिन ये अपवाद है, वैसा नहीं हो रहा है, बल्कि अंतर्धान हो रहा है या पुनर्जन्म हो रहा है। ठीक है। दूसरा नियम है, यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, और बाद में आ या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। निधन आशा, विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो, तो यहां कौन सा स्वर है? ई है। बाद में आ और दूसरा आ या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व हो, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का र हो जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा भाई? निराशा। निधन धन, ध चौथा वर्ण है, निर्धन। आशीह धनवाद, क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। यह भी बार बार पूछा जाता है, आशीर्वाद। सब बहुत सारे लोग गलत लिखते हैं, कोई आशीर्वाद लिखता है, कोई आशीर्वाद लिखता है, और आशीर्वाद सही नहीं लिख पाते हैं लोग। बही धन मुख, बहिर्मुख, दुह धन उपयोग, दुरुपयोग। र में ऊ का मात्रा लगाने आता है कि नहीं? र में अगर ह्रस्व ऊ लगाएंगे तो केवल इतना ही लगेगा, दीर्घ ऊ लगाएंगे तो ऐसा लगेगा। ठीक है।
ह्रस्व और दीर्घ का अंतर मालूम होना चाहिए। रुपया आप बहुत बार लिखते हैं, रुपये में ह्रस्व ऊ ही लगता है, दीर्घ नहीं लगता। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श हो तो, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। निह धन चिंत, निश्चिंत, विसर्ग का श हो गया, श हल रहेगा ना। निधन छल, निश्चल, दुधन शासन, दुशासन भी लोग गलत लिखते हैं। दुधन चरित्र, अगला नियम है विसर्ग के पहले ई उ हो, ह्रस्व ई ह्रस्व उ ना, और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो। किससे? क ख ट ठ और प फ में से कोई वर्ण हो, तब विसर्ग जो है श हो जाता है। कौन सा श? ये वाला श। जैसे निधन कपट, निष्कपट, धनु धन टंकार, धनुष टंकार, ई का भी उदाहरण आ गया, ऊ का भी उदाहरण आ गया। और दूसरा ई का उदाहरण है निधन प्राण, निष्प्राण, ये नियम जान लीजिए। क ख ट ठ और प फ के पहले षटकोण का स आता है। जब भी आधा स आएगा प्रायः षटकोण का स होता है, और च छ के पहले जो स आता है वह तालव्य स होता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे तो स वाली गलती कम हो जाएगी। अब इसमें अपवाद है। दुधन ख, परिवर्तन नहीं होता।
ख आया है, विसर्ग के बाद ख आया है, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। अगला नियम है, यदि विसर्ग के बाद त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। सर इसी में प्रातःकाल भी है। है? प्रातःकाल भी है। हाँ, प्रातःकाल आगे आएगा, प्रातःकाल आगे आएगा, उसमें भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यदि विसर्ग के बाद त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है, सरोता वाला स आधा। मनः धन ताप, मनः धन ताप क्या हो जाएगा? आपका वीडियो चल रहा है कि नहीं? मनस्ताप। नमः धन ते, विसर्ग के बाद त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। दुह धन सह, दुस्सह। अगला नियम है, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। क्या होता है? लोप हो जाता है, और जो पहला स्वर होता है वह दीर्घ हो जाता है। जैसे निह धन रोग, क्या हो जाएगा? है? न में कौन सी मात्रा होगी? बड़ी की मात्रा होगी। सब छोटी लगा के लिखते हैं, गलत लिखते हैं। निरोग। ऐसे ही निधन रस, नीरस। अगला नियम है, यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग के पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो, अतः धन एव, विसर्ग का लोप हो जाएगा, अतएव हो जाएगा। केवल एक ही उदाहरण है इसका। और अंतिम है, यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा बाद में क या प हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। विसर्ग के पहले अ हो, बाद में क या प हो। जैसे प्रातः काल, विसर्ग के पहले अ है, बाद में क है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रातः काल। इसी तरह अंतःकरण, अंतः धन करण, अंतःकरण, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी तरह अंतः धन पुर, अंतःपुर, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। इस तरह से संधि का चैप्टर जो है समाप्त हुआ, लेकिन समाप्त होने के बाद आपको कंटिन्यूअस जारी रखना है। अगर आप पुनरावृत्ति करते रहेंगे तो निश्चित रूप से संधि से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो उसे आप हल कर लेंगे, और अगर किताब बंद करके रख देंगे तो फिर वही हाल होगा, पुस्तकस्था तुया विद्या पर हस्तगतम धनम होगा। तो आप
बार बार अभ्यास कीजिए और निश्चित रूप से संधि से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा उसका उत्तर आप दे सकते हैं। इतनी सामर्थ्य अगर आप में पैदा हो गई तो मेरा पढ़ाना सार्थक हो जाएगा। सर नीरज को किसने नहीं नीरज निधनरज होगा। और वो भी न में बड़ी ही हो जाएगी, वही नियम लगेगा जो नीरस वाला है। नीरस और निरोग वाला जो नियम है वही वहाँ लागू होगा। सर लेकिन इसको नीर योग जन करेंगे। हैं? नीर योग जन, नीरज कमल का पर्याय है। तो नीर में जन्म लेने वाला ऐसा नहीं है। वो तो समास है, फिर संधि नहीं है। नीर में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, वो समास हो गया। सर जैसे अवधि को किए थे। अवधि को लिए थे तो यहाँ भी तो ले सकते हैं, तो लेकिन निधन ज होगा, निधन ज होगा, फिर नीरज बनेगा। तो कौन सा संधि